इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन। इतिहास पाठ में आज हम जानेंगे इतिहास क्या है। मेरे हाथ में जो पुस्तक है उसका नाम है इतिहास दर्शन और जिसे लिखा है डॉक्टर झारखंडे चौबे ने। इस पुस्तक का पहला अध्याय है इतिहास क्या है। इस अध्याय का एक खंड हम पढ़ चुके हैं और आज दूसरा खंड पढ़ रहे हैं। दूसरा खंड इतिहास की परिभाषा से शुरू होता है। प्रोफेसर चौबे लिखते हैं, परिभाषा एक शाब्दिक प्रक्रिया है जिसका अभिप्राय किसी विषय के मूल तत्व को स्पष्ट करना है। शिलर का उदाहरण देते हुए कहा गया है पुस्तक में कि परिभाषा दो कीलों की भांति है जिनके माध्यम से इतिहासकार किसी मानचित्र पर निश्चित करता है कि यह एक सर्वमान्य मार्ग है। परिभाषा का मुख्य उद्देश्य किसी विषय को सरल तथा बोधगम्य बनाना है। इतिहास क्या है? यह अत्यंत सरल प्रश्न है, परंतु इसका उत्तर इतना जटिल और गूढ़ है कि अभी तक इतिहास की कोई सर्वमान्य परिभाषा निश्चित नहीं की जा सकी है। विद्वानों में मतैक्य का अभाव देखकर चार्ल्स फर्थ ने लिखा है कि इतिहास को परिभाषित करना सरल नहीं है। फिर भी इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से इतिहास की परिभाषा बताई है। कुछ विद्वानों ने इतिहास को केवल कहानी स्वीकार किया है। जी.एम. ट्रेवेलियन के अनुसार इतिहास अपने अपरिवर्तनीय अंश में एक कहानी है। इतिहास अपने अपरिवर्तनीय अंश में एक कहानी है। फ्रेंच एकेडमी ने इस विषय पर विचार प्रस्तुत किया कि इतिहास स्मरण योग्य वस्तुओं की कहानी है। डच इतिहासकार हुइजिंगा ने इतिहास को अतीत की घटनाओं का उल्लेख स्वीकार किया है। ओलिवर के शब्दों में इतिहासकार को केवल कहानी बतानी चाहिए, इस कहानी के स्वरूप को उपदेश तथा नैतिक विचारों से दुष्कृत नहीं करना चाहिए। यदि इतिहास को मात्र कहानी स्वीकार किया जाए तो इसका स्वरूप और उद्देश्य क्या होना चाहिए? हेनरी पिरेन के अनुसार इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। लेकिन यह परिभाषा भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के कार्यों एवं उपलब्धियों का उल्लेख इतिहास में नहीं होता है। क्या अशोक अथवा अकबर कालीन इतिहासकारों ने अपने इतिहास में समसामयिक समाज के सभी व्यक्तियों के कार्यों एवं उपलब्धियों का उल्लेख किया है? नहीं, इतिहासकार केवल समाज का नेतृत्व करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कार्यों का वर्णन करता है। इस प्रकार इतिहास को समाज के सभी व्यक्तियों के कार्यों तथा उपलब्धियों की कहानी स्वीकार नहीं किया जा सकता। रेनियर के अनुसार इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों का उल्लेख है। सभ्य समाज से अभिप्राय संगठित समाज तथा राज्य व प्रशासन से है। जंगलों में जीवन व्यतीत करने वाले असंगठित मनुष्यों का इतिहास नहीं होता है। मित्रों, मैं पाठ कर रहा हूं किसी पुस्तक का और इस प्रक्रिया में स्थान स्थान पर मेरे मन में असहमति उपस्थित होती है। जहां जरूरी होता है वहां मैं बोलता भी हूं, कहता भी हूं। इन्होंने लिखा है कि जंगलों में जीवन व्यतीत करने वाले असंगठित मनुष्यों का इतिहास नहीं होता है। गलत बात है। इतिहास तो होता है, लेकिन हम उसे व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, यह एक अलग बात है। हम उसे लिख नहीं पाते हैं, हम उसे जान नहीं पाते हैं, यह एक अलग बात है। इतिहास और इतिहास लेखन दो अलग अलग चीजें हैं।
यह बात सभी को जाननी चाहिए। खैर, आगे लिखते हैं चौबे साहब, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से कार्य करता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति का अपना इतिहास होता है। इतिहास जिसका जन सामान्य अध्ययन करता है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों का उल्लेख संभव नहीं है। इतिहास में सभ्य समाज से तात्पर्य संगठित समाज से होता है। समाज का नेतृत्व कुछ व्यक्ति करते हैं, इसलिए उनके कार्यों का उल्लेख इतिहास में होता है। संगठित समाज द्वारा राज्य का निर्माण होता है। राज्य का शासन शासक करता है। यार्क पावेल ने इतिहास को राज्य से संबंधित कार्य व्यापार का उल्लेख माना है। उन्होंने सामाजिक राज्य में रहने वाले मानवीय कार्यों एवं उपलब्धियों को इतिहास स्वीकार किया है। सीले की भी रुचि राज्य के इतिहास में रही है। अतः इतिहास समाज तथा राज्य का नेतृत्व करने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। इतिहास को समाज का सर्वांगीण चित्रण कहा जाता है। इतिहास मानवीय कार्यों का वर्णन मात्र ही नहीं, अपितु उन नियमों की गवेषणा है जिनके परिणाम स्वरूप प्रगति, विकास तथा पतन होता है। यही नहीं, जो राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों के कारण भी होते हैं, ये नियम। अतः इतिहास में उन शक्तिशाली प्रवृत्तियों का उल्लेख होना चाहिए जिन्होंने विभिन्न युगों की परिस्थितियों को प्रभावित किया है। चार्ल्स फर्थ ने लिखा है कि इतिहास मानवीय जीवन का वर्णन है। इतिहास मानवीय सामाजिक जीवन का वर्णन है। इसका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले उन सक्रिय विचारों का अन्वेषण है जो समाज के विकास में बाधक अथवा सहायक सिद्ध हुए हैं। इन सभी तथ्यों का उल्लेख इतिहास में होना चाहिए। राउज ने भी इस तथ्य को मान्यता प्रदान करते हुए कहा है कि इतिहास भौगोलिक तथा वातावरणीय परिवेश में रहने वाले मनुष्यों का उल्लेख है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्भव एवं विकास मनुष्य तथा पर्यावरण की अंतर क्रिया होते हैं। मनुष्य भौगोलिक परिस्थिति में कार्य करता है, विचार करता है। भौगोलिक परिस्थितियां मनुष्य की कार्यक्षमता को प्रभावित करती हैं। समाज तथा संस्कृति का विकास पर्यावरण के परिवेश में होता है। अरब, यूरोपीय, भारतीय, चीनी, जापानी तथा अफ्रीकी समाज तथा संस्कृति को भौगोलिक परिस्थितियों ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। इतिहास अध्ययन के समय भौगोलिक परिस्थितियों तथा वातावरण को ध्यान में रखना चाहिए। मंगोलों को लड़ाकू जाति बनाने में भौगोलिक परिस्थितियों का निर्णायक दायित्व रहा है। इतिहास सामाजिक विज्ञान का उद्गम स्थल है। इसका अभिप्राय है कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास का उल्लेख किया जाए। हेनरी पिरेन ने कहा है कि इतिहास अतीत में स्थित मानवीय समाज के विकास का व्याख्यात्मक विवरण है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार इतिहास में किसी देश, समाज तथा मनुष्य से संबंधित सभी घटनाओं का उल्लेख होता है। इतिहास एक प्रकार का ज्ञान है। इतिहास दर्शन है। चार्ल्स फर्थ के अनुसार इतिहास ज्ञान की एक शाखा ही नहीं, अपितु एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जो मनुष्य के दैनिक जीवन में उपयोगी है। मनुष्य इतिहास का अध्ययन अतीत के उदाहरणों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए करता है। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध का भयावह परिणाम आधुनिक राजनयिकों के समक्ष है कि कोई भी राष्ट्र परमाणु अस्त्रों द्वारा विनाशकारी विश्व युद्ध की कल्पना नहीं कर सकता। अपने विचार के समर्थन में फल्स ने
वॉल्टर रेले के विचार को उद्धृत किया है। इतिहास का उद्देश्य अतीत के उदाहरणों द्वारा ऐसी शिक्षा प्रदान करना है जो मनुष्य की इच्छाओं और कार्यों का मार्गदर्शन कर सके। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर की विफलता को देखकर विश्व विजय की योजना का परित्याग किया। आज कोई भी राजनयिक अथवा राष्ट्राध्यक्ष नेपोलियन, हिटलर तथा मुसोलिनी का अनुकरण नहीं करना चाहेगा, अनुसरण नहीं करना चाहेगा। इस प्रकार इतिहास एक प्रकार का ज्ञान है। कॉलिंगवुड तथा क्रोचे ने भी इस तथ्य को मान्यता प्रदान करते हुए कहा है कि ऐतिहासिक ज्ञान मानव संबंधी ज्ञान का स्रोत है। ऐतिहासिक ज्ञान मानव ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ रूप है। विको तथा डिल्थे का अनुकरण करते हुए क्रोचे कहता है कि मनुष्य प्रकृति के परिमंडल की अपेक्षा स्वयं अपने परिमंडल को अधिक गहराई से समझ सकता है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक ज्ञान के सापेक्षतावाद तथा इससे वैज्ञानिक ज्ञान के यथार्थवादी स्वरूप के पार्थक्य पर बल देकर वह ऐतिहासिक ज्ञान की विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। कॉलिंगवुड की भी यही अवधारणा है। इतिहास एक अद्वितीय प्रकार का ज्ञान है तथा यह मानव के संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। कॉलिंगवुड संभवतः अपने सर्वाधिक प्रसिद्ध वाक्यांश में कहता है, संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास होता है। मनुष्य का कार्य विचारपूर्ण होता है। इतिहास में विचार को प्रधानता देने का तात्पर्य यह है कि विचार ही मानवीय कार्य व्यापार का मूल स्रोत तथा उद्गम स्थल है। मानवीय कार्यों के लिए विचार प्रेरक शक्ति है। इतिहास के अभिनेताओं के कार्यों तथा उपलब्धियों का अध्ययन करने से पहले उसके विचार का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। विचार का अध्ययन कार्यों के अध्ययन को सुगम तथा सरल बनाता है। डिल्थे ने इस मत का समर्थन किया है कि इतिहास वर्तमान में अतीत कालिक ज्ञान का अध्ययन है। इतिहासकार ऐतिहासिक अभिनेता के विचारों की पुनरावृत्ति कर अतीत का पुनर्निर्माण करता है। वही विचार इतिहास होता है जिसका अनुभव इतिहासकार कर सके अथवा जो इतिहासकार के मस्तिष्क में पुनर्जीवित हो सके। इसीलिए रेनियर ने भी कहा है कि इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों के अनुभवों की कहानी है। अतः अनुभव गम्य विचार को ही इतिहास की संज्ञा दी जा सकती है। क्या इतिहास विचार का ही इतिहास होता है? यह अवधारणा विद्वानों के बीच विवाद का विषय बनी हुई है। कॉलिंगवुड के वाक्यांश की सर्वाधिक आलोचना प्रोफेसर वाल्श ने की है। वाल्श के अनुसार इतिहास विचारधारा नहीं होता, प्रायः दैवी प्रकोप, बाढ़, भूकंप, अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि मानवीय विचार के विपरीत परिणाम देते हैं। इस प्रकार दैवी प्रकोप के समक्ष मानवीय विचार प्रधान न होकर अस्तित्वहीन प्रतीत होने लगता है। हीगल तथा मार्क्स ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अंतर्निहित शक्तियां प्रायः मानवीय इच्छा के विपरीत परिणाम देती है। यदि इतिहास में विचार ही प्रधान होता तो संभवतः विफलताओं का तो इतिहास ही नहीं होता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विचार मानवीय क्रियाओं की उत्प्रेरक शक्ति होता है। फिर भी अदृश्य दैवी शक्तियों एवं प्राकृतिक प्रकोपों के समक्ष विचार नगण्य तथा अस्तित्वहीन दिखाई देता है। सभी इतिहासों को विचारों का इतिहास नहीं कहा जा सकता। यदि इतिहास विचार का इतिहास है और यदि प्रत्येक विचार स्वरूपतः ऐतिहासिक होता है तो मोहम्मद तुगलक की
विचार प्रधान योजनाएं विफल नहीं होती। नेपोलियन की रूस विजय योजना विफल नहीं होती। ऐतिहासिक अध्ययन वस्तुतः आत्मगवेषणा की प्रक्रिया है। ऐतिहासिक अध्ययन वस्तुतः आत्मगवेषणा की प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिगत आत्मबोध की सहायता से मनुष्य अपने वर्तमान जीवन को सुचारू रूप से नियंत्रित कर सकता है। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। इतिहास क्या है, इसका तीसरा खंड हम अगले पाठ में देखेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।